नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानी और स्टोरी चैनल पर। यहाँ हर रोज होती है एक नई कहानी, हर कहानी में छुपा होता है एक राज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं एक सच्ची क्राइम की कहानी। तो आपका स्वागत है। 17 साल की उम्र में किया था पहला कत्ल। खूंखारी ऐसी कि रूह कांप जाए। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की पूरी कहानी। अतीक अहमद पर हत्या का आरोप लगाया गया था जब वह सिर्फ 17 साल का था। अपराध चार्ट पर चढ़ने के बाद वह लोकसभा क्षेत्र फूलपुर का सांसद बन गया, जिसका भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिनिधित्व किया था। वहां का प्रतिनिधित्व अब अतीक अहमद कर रहा था। दशकों तक उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में आतंक मचाने वाला अतीक अहमद गैंगस्टर से नेता बना, जो शनिवार को यूपी के प्रयागराज में अपने भाई अशरफ के साथ मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय मारे गए। अतीक अहमद पर 4 दशकों में जबरन वसूली, अपहरण और हत्या सहित 100 से अधिक मामले दर्ज थे। हालांकि अतीक अहमद 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी 2022 को हत्या के बाद सुर्खियों में आए, लेकिन उत्तर प्रदेश पर उनके अपराध की छाया बहुत बड़ी थी। लगभग 4 दशकों तक अतीक ने अपराध और राजनीति की दुनिया में कदम पसार कर रखा। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और अपराध की दुनिया में उसकी यात्रा तब शुरू हुई जब वह बहुत छोटा था। अपने विरोधियों को झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए जाने जाने वाले उनके पैतृक गांव ने उन्हें एक निर्मम व्यक्ति के रूप में याद किया, जो गवाहों को रिश्वत देते थे, उन्हें धमकाते थे और हमेशा कानून से बचते थे। 1962 में इलाहाबाद जन्मे अतीक अहमद का बचपन गरीबी में बीता। उनके पिता जीविका के लिए कस्बे में घोड़ा गाड़ी चलाते थे। हाई स्कूल की परीक्षा में फेल होने के बाद अतीक ने पढ़ाई छोड़ दी। अतीक ने गरीबी से बाहर आने का तरीका जानने की कोशिश में ज्यादा समय नहीं गंवाया और अपराध का रास्ता चुना। गुजारा करने के लिए अतीक ने ट्रेनों से कोयला चुराना और पैसे कमाने के लिए उसे बेचना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उन्होंने ठेकेदारों को रेलवे स्क्रैप मेटल के लिए सरकारी टेंडर हासिल करने की धमकी दी। 1998 में अतीक ने 27 साल की उम्र में राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई, जब उन्होंने निर्विवाद बाहुबली का टैग हासिल किया। उन्होंने उसी वर्ष प्रतिनिधि राजनीति में पदार्पण किया, इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय के रूप में जीत हासिल की। अतीक अहमद लगातार रिकॉर्ड 5 बार इलाहाबाद पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे। अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2 बार 1991 और 1993 इलाहाबाद पश्चिम सीट को बरकरार रखा। 1996 में उन्होंने उसी सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जब सपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, तो वह 1998 में अपना दल एडी में शामिल हो गए। 1999 से 2003 तक वह सोनेलाल पटेल द्वारा स्थापित अपना दल के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपना दल के उम्मीदवार के रूप में प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अतीक ने अपना दल के टिकट पर 2002 के विधानसभा चुनाव में फिर से इलाहाबाद पश्चिम सीट जीती। 2003 में अतीक अहमद सपा के पाले में लौट आए और 2004 में उन्होंने फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। अतीक अहमद 2004 में समाजवादी पार्टी के साथ थे, जब उन्हें फूलपुर से सांसद के रूप में चुना गया था। यह सीट कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास थी। अतीक अहमद 2018 के लोकसभा उपचुनाव में फूलपुर लौटे, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सीट नहीं जीत सके। 2014 के लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में और 2009 के संसदीय चुनावों में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से अपना दल के उम्मीदवार के रूप में उनका पहला प्रयास भी विफल रहा था। पिछला चुनाव उन्होंने 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा और हार गए। यह 1995 में था, जब अतीक अहमद ने लखनऊ गेस्ट हाउस मामले के दौरान राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। मुलायम सिंह कांशीराम की बसपा और उनकी उत्तराधिकारी मायावती के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे थे, लेकिन ऐसी अफवाहें थीं कि बसपा
प्लग खींच सकती है। सपा के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उस गेस्ट हाउस का घेराव किया था जहां बसपा प्रमुख और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ठहरी हुई थीं। विधायक इस बात से नाराज थे कि मायावती की पार्टी ने सपा से नाता तोड़ लिया है और सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया है। गेस्ट हाउस मामले के आरोपियों में एक एसपी बाहुबली अतीक भी थे। भले ही वह चुनावी लड़ाई हार गए, लेकिन राज्य में उनका दबदबा कम नहीं हुआ। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी लड़ाई ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जब मायावती मुख्यमंत्री थीं, अतीक ने जेल से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। करीब 10 जजों ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 11वें जज आखिरकार इस मामले को लेने के लिए तैयार हो गए और अतीक अहमद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि वह राजू पाल की पत्नी पूजा पाल से चुनाव हार गए। अतीक 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का मुख्य आरोपी था। 17 साल की उम्र में 1979 में अतीक अहमद पर इलाहाबाद में हत्या का आरोप लगाया गया था, जहां से बाद में उसने पूरे उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों का नेटवर्क चलाया। गैंगस्टर से राजनेता बने इस व्यक्ति ने वर्ष 1979 में अपराध की दुनिया में प्रवेश किया। रिपोर्टों के अनुसार वह पहला व्यक्ति था जिस पर उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अतीक अहमद की जबरन वसूली से लेकर अपहरण और हत्या तक की आपराधिक गतिविधियों के किस्से उत्तर प्रदेश में मशहूर थे। उनकी क्राइम फाइल ने उन्हें और उनके परिवार को गरीबी से उबारा और उत्तर प्रदेश के शक्तिशाली लोगों की गैलरी में डाल दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार अतीक ने अपने अपराध के शुरुआती वर्षों के दौरान कई गिरोह नेताओं के साथ काम किया और उनमें से एक चांद बाबा था, जो प्रयागराज के सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक था। 1989 में इलाहाबाद क्षेत्र में अतीक का कोई मुकाबला नहीं था, जब उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी शौकत इलाही पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। 90 से 109 तक अलग अलग रिपोर्टें अतीक के खिलाफ आपराधिक मामलों की अलग अलग संख्या बताती हैं। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों के अपने हलफनामे में उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। अतीक अहमद को पहला बड़ा झटका तब लगा जब उनका नाम राजू पाल की हत्या के मामले में आया, जिनकी 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजू पाल की हत्या इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट जीतने के महीनों बाद अतीक अहमद के छोटे बेटे को हराकर की गई थी। अतीक को उसी साल राजू पाल हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2008 में उसे जमानत मिल गई थी। हालांकि जेल में या बाहर अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड पर अपनी पकड़ बनाए रखी और अपने गैंगमैन की सुरक्षा सुनिश्चित की। 2007 में उन पर मदरसा छात्रों के सामूहिक बलात्कार में कथित रूप से शामिल पुरुषों की रक्षा करने का भी आरोप लगाया गया था। इस घटना ने बड़े पैमाने पर आक्रोश फैलाया, जिससे समाजवादी पार्टी को उन्हें निष्कासित करना पड़ा। यह वह समय था जब बसपा प्रमुख मायावती यूपी में सत्ता में लौटीं, जिसने माफिया के पतन की अवधि को भी चिह्नित किया। पुलिस ने अतीक और उसके भाई अशरफ पर दबाव बनाया। उन्होंने 2008 में आत्मसमर्पण किया और जेल गए। अतीत में अतीक अहमद ने मायावती पर 2002 में उन्हें खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जब जेल से अदालत ले जाते समय उन पर हमला किया गया था। अतीक को एक और झटका 2017 में लगा, जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली। फरवरी 2017 में अतीक को प्रयागराज में सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मारपीट मामले में अतीक अहमद को गिरफ्तार नहीं करने पर यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अतीक अहमद के लिए और अधिक परेशानी तब बढ़ गई जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने, क्योंकि फायरब्रांड बीजेपी नेता ने खूंखार गैंगस्टरों के इर्द गिर्द शिकंजा कसना शुरू कर दिया।
देवरिया जेल में रहने के दौरान लखनऊ के एक रियल एस्टेट डीलर मोहित जायसवाल ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद के आदमियों ने उनका अपहरण कर लिया और जेल के अंदर उनके सामने पेश किया। इस घटना के बाद अतीक अहमद को बरेली जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से अहमदाबाद, गुजरात में साबरमती सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया जाए। अतीक अहमद को जून 2019 में साबरमती जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उमेश पाल हत्याकांड अतीक अहमद के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इस साल फरवरी में उमेश पाल हत्याकांड में अहमद का नाम उसके बेटों और पत्नी के नाम के साथ सामने आया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समाजवादी पार्टी पर अपने शासन के दौरान अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा, इस घर में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। उमेश पाल की पत्नी जया ने आरोप लगाया है कि 2006 में अहमद और उसके साथियों ने उनके पति का अपहरण कर लिया और उन्हें अदालत में अपने पक्ष में बयान देने के लिए मजबूर किया। उन्हें कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच उमेश पाल अपहरण मामले में पेश होने के लिए साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। उन्होंने यह दावा करते हुए कि उन्हें उमेश पाल हत्याकांड में एक आरोपी के रूप में रोसा गया है और अपने जीवन के लिए खतरा होने का डर है, सुरक्षा की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। यूपी जेल में शिफ्ट किए जाने के दौरान उसने आशंका जताई कि उसकी हत्या की जा सकती है। अहमद ने जेल के बाहर संवाददाताओं से कहा था, हत्या, 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 हत्या। मुझे इनका कार्यक्रम मालूम है, मारना चाहते हैं। 28 मार्च को उत्तर प्रदेश में एक सांसद विधायक अदालत ने अपराधी राजनेता अतीक अहमद और 2 अन्य अभियुक्तों को 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बार बार अतीक ने व्यक्त किया कि उसे फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाएगा। 13 अप्रैल को जब उन्हें उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए प्रयागराज ले जाया जा रहा था, तब अतीक अहमद ने मीडिया कर्मियों को जवाब देते हुए कहा, हम सरकार से कहना चाहते हैं, बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं, अब हमारी औरतों और बच्चे को परेशान ना करें। उसी दिन झांसी में एक मुठभेड़ में अतीक के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम को मार गिराया गया था। अतीक अहमद ने असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी, लेकिन यह मंजूर नहीं हुई। बेबस और गमगीन अतीक ने असद की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया और कहा, असद का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी मेरे युवा बेटों और भाइयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। प्रयागराज में गोली मारे जाने से कुछ क्षण पहले अतीक ने कहा, नहीं, ले गए तो नहीं गए। यह अतीक अहमद के आखिरी शब्द थे।